हेलो। 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 हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ। यस यस, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मोहम्मद शेख पटेल। ओके मोहम्मद जी, अस्सलाम वालेकुम। We had a word last year in August 2020. Actually, you ओके। suggested me regarding IELTS.com or .org Yeah, for I computer did check based. the Yeah, yeah. previous Mm. messages. We had a conversation on WhatsApp, Yeah, 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 and yeah. Yeah, so you took the mock test on IELTS dot take IELTS, right? yeah. I took last year around Mm-hmm. September, right? After that, Right. I had Are you comfortable in Hindi? yeah, I'm comfortable. थोड़ी सी बात कर लें हिंदी में ताकि Mm. ज्यादा स्टूडेंट हमारे अच्छे से फॉलो कर पाए, राइट? एंड Yeah, yeah. ऑल्दो इंग्लिश टेस्ट है ये आयल्स का, बट स्टिल वी डोंट वांट कि ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट मिस हो जाए। एंड Yeah, yeah, exactly. टेक आयल्स Yeah. पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक आयल्स पे अच्छा रहा, बट उसके लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को ये चाहिए कि एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अपीयर हो, क्योंकि एग्जैक्टली। नॉर्मली सबके घर में ये फैसिलिटी नहीं होती है। और एक अच्छे टाइम के साथ मीन्स अपना मूड सही हो या अपने फुल्ली एनर्जाइज्ड हो, तो सिचुएशन में ये तो सही है। और कंप्यूटर पे होता है तो सबकी टेक्निकल स्किल अच्छी नहीं है, तो फिर जो कंप्यूटर से ज्यादा अक्वेंटेड है वो लोग ले सकते हैं, अदरवाइज एग्जैक्टली। इनफैक्ट हाँ, जो जो कंप्यूटर कंप्यूटर से डिलीवर देना acquainted है, चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छा है कि वो उनके लिए वहाँ पर बेस्ट एक है, तो उनके लिए प्रैक्टिस बेस्ट है। भी करके, और क्योंकि खास तौर पर एग्जैक्टली। जब हम कहें कि सीडी का कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है या कुछ ऐसा नहीं है, तो बेटर है कि वहाँ पर एक तो स्टडी मटेरियल भी एक हिसाब से हो गया आपके लिए, और साथ के साथ कि आपकी इवैल्यूएशन भी हो गई। या वो हो गया, वो वेरी उसके लिए राइट। सही है। यस, वी डेफिनेटली रिकमेंड स्टूडेंट्स टू टेक आइल्स पर एक दो मॉक टेस्ट जरूर दें, क्योंकि जितने का एक आपका एक एग्जाम आता है 15,000 अप्रोक्सीमेटली फीस है ना, उतने में तो आप कम से कम 5-6 टेस्ट दे सकते हैं वहाँ पे, और उससे भी कम से में इतना तो लगता ही नहीं है। राटा उनका सबसे एक्सपेंसिव जो है वो भी $80 का ही है ना। तो मुश्किल से 6,000 रुपये बने। ओके, तो आपका सीडी एग्जाम कब हुआ और कहाँ पे हुआ डेरा? मेरा स्पीकिंग 28 को था, फ्राइडे को, और मेरा LRW था 29 को, सैटरडे को। ये दो अलग अलग दिन को हुए हैं, सेम डे नहीं हुए? हाँ, सेम डे नॉर्मली होते हैं, बट ये कोविड की वजह से वो लोग शायद, मेरे टाइम पे 3 ही स्टूडेंट थे स्पीकिंग में, तो मैं समझ गया कि क्योंकि वो रजिस्टर में एंट्री होती है ना, तो वहाँ पे मैंने नोट किया था कि 3 ही लोगों की एंट्री हुई है आज के दिन में, तो मोस्ट प्रोबेबली सुबह के स्लॉट में 3 ही लोग थे। मैं समझ गया कि स्टूडेंट LRW में मेरे रूम में 3 ही लोग थे। हाँ, समझ गया मैं, 3 ही थे एक ही रो में, तो वो भी बहुत कम स्टूडेंट थे, तो वो लोग अभी शायद स्टूडेंट ले नहीं रहे, या तो फिर जो ले रहे हैं वो प्रीवियस लोग थे जो उन्होंने चेंज किया है, डेट रीशेड्यूल किया, वैसे लोग भी थे। नॉर्मली तो 4 थे, लेकिन एक बंदे के अंदर लिखा था कि ट्रांसफर लिखा था, तो मैं समझ गया कि 4 की जगह पे 3 ही आएंगे। ऐसा है। 2 जनरल थे और एक एकेडमिक था। तो कंप्यूटर डिलीवर में आपको किसी तरह की कोई परेशानी हुई हो? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, जो रूटीन होता है, जो जैसे टेस्ट होता है वैसे ही हुआ। आपने एकेडमिक दिया था या जीटी दिया था? नहीं, मेरा जीटी था। जीटी, एंड यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, राइट? या मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। राइट। सो और पिछली मरतबा की तरह वर्चुअल टेस्ट नहीं था स्पीकिंग का, फिजिकल एग्जामिनर ही था। अब वो लोग ने क्या किया है, एक शील्ड लगा दी है, प्लास्टिक शील्ड जैसा, वो डॉक्टर्स यूज करते हैं सामने, तो बस आमने सामने रहता है, ट्रांसपेरेंट शील्ड होती है, तो उसके अंदर से बस टेस्ट होता है, रूटीन जैसा हमारा। मास्क पहनने की जरूरत थी या नहीं? हाँ, नहीं, मास्क कंपलसरी है, मास्क एग्जामिनर भी लगा रखा था और स्टूडेंट ने भी लगा रखा। मैं स्टूडेंट को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर मास्क पहन के जाते हैं तो जो इरिटेटिव मास्क होते हैं वो ना यूज करें, जैसे N95 वगैरह है, क्योंकि मैं तो मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, तो फार्मेसी से, तो बेटर है कि कॉटन वाला कोई मास्क लेके जाए, क्योंकि मास्क सभी अलाउड है। कॉटन में क्या होता है, ब्रीथेबिलिटी भी रहती है और इतना सफोकेशन या डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है कंपेयर टू वो मास्क। जो वो मास्क में क्या होता है, वो फाइबर्स बाहर आते रहते थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो वो नोज में इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे ही नर्वसनेस ज्यादा रहती है स्टूडेंट को स्पीकिंग के टाइम पे, और ज्यादा वो इरिटेट करेगा तो और खराब होगा। ये अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लें
एक बार सर आप दोबारा से बता दीजिए ये मास्क कौन सा है, कहाँ से मिल सकता है, कितने रुपए तक है, ताकि क्लैरिफिकेशन हो जाए एग्जैक्टली। N95 जो आप कहना चाहते हैं कि लोग दिखाने के लिए ले लेते हैं कई बार के स्मार्ट मास्क हाँ होना चाहिए मेरे पास, मैंने जी 200 वाला, मैंने 500 वाला मास्क पहना हुआ है, आप रादर उसे कह रहे हैं कि उसे अवॉइड करना चाहिए, करेक्ट? मास्क मैटर नहीं करता है। मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि जब एग्जाम हॉल पे जाते हैं तो हम लोग सभी मास्क पहन के ही जाते हैं, क्योंकि रोड पे भी रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, पुलिस चेकिंग होती है। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना मास्क लिप्स पे लेके आए तो फ्रेश एयर अंदर नाक में चली जाए, चढ़ा दे ऊपर, ऊपर नीचे करते रहे तो वो थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि मास्क कंटिन्यूसली लगा के रखेंगे तो क्या हम ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, वो बाहर नहीं आ रहा है। तो थोड़ी देर के बाद अंदर बाहर करते रहे। हेडेक होना हाँ शुरू हो बस। जाता है। और फिर जब एग्जाम से पहले एक डीप ब्रेथ ले ले तो क्या एकदम कंफर्टेबल हो जाए, फिर नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो एग्जाम जो सेंटर पे जो रहेंगे वो तो सजेस्ट करेंगे कि आप अपना मास्क ऊपर कर लो। वो एक जो तो कोई नीले प्रॉब्लम से नहीं है। मास्क होते हैं 5-10 रुपए वाले, वो भी आपको लगता है प्रैक्टिकल है? वो भी प्रैक्टिकल है, लेकिन ये जो आते हैं ना, जो मेडिकल जो अपने फार्मेसी से मिलते हैं, कोई भी मेडिकल स्टोर पे, वो सारे फाइबर्स वाले होते हैं। आप देखना जो उनका जो एग्जैक्टली जो N95 होता है या फिर दूसरे 10 रुपीज वाले आते हैं, वो मैं प्रेफर नहीं करता। वो एक्चुअली यूज होते हैं जस्ट फॉर यूज फॉर वन टाइम। तो वो क्या है, डॉक्टर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में या नर्स या फार्मासिस्ट लगाते हैं, लेकिन हम लोग अगर 2-2 महीने संभाल के रखते हैं। नहीं, वो बेकार है, एक ही दिन में फेंक देना होता है। देखना अभी कभी डॉक्टर विजिट पे आता है तो वो लगाता है वहाँ पे, सीधा डिस्कार्ड कर दिया जाता है। एब्सोल्युटली। तो आपका एग्जाम एक्सपीरियंस स्पीकिंग का क्या रहा, उसमें क्या क्या टॉपिक 1 एंड क्यू कार्ड एंड फॉलो अप्स रहे? एग्जाम में सिंपल, पहले तो पूछा कि नाम पूछा, अपना पासपोर्ट देखा और क्या करते हो वर्क की स्टडी। तो मैं ऑब्वियसली वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो उसके बारे में बताया। और फिर वर्क के रिलेटेड नया क्वेश्चन जो पूछा मुझे, अभी तक मेरे को नहीं पूछा था या मेरे माइंड में भी नहीं आया था, लेकिन मैंने आंसर दे दिया अच्छे से कि आप यूजुअली अपने वर्क पे कैसा कैसा क्या करते हो, पूरा दिन कैसे निकालते हो आपका। तो वो इनडायरेक्ट जैसा क्वेश्चन था कि आप वर्क बताओ अपना पूरा क्या करते हो, पूरा बस वही यूजुअली 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जॉब क्या है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आर यू सेटिस्फाइड एट योर वर्क या ना, या तो इन फ्यूचर में शॉर्ट क्या हम जॉब करना समझ ही बोल देंगे चेंज पूरा। करेंगे या हाँ नहीं, यस, है ना? एग्जैक्टली यही मैंने बताया उसको। फिर उसने वर्क के रिलेटेड और क्या पूछा, हाँ कि आपने वर्क में, जैसे मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, मैं प्रोफेसर हूँ, तो आप कैसे टीच करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते, टेक्नोलॉजी को बीच में डाला उसने। तो मैंने बताया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा चल रही है प्रेजेंटेशन पे, उसके अंदर एनिमेशन यूज कर सकते हैं। और दूसरा मेरे पास अपना पर्सनल पोर्टेबल प्रोजेक्टर भी है, जिससे अगर पावर आउटेज होता है तो मैं उसको इजीली रिचार्ज है तो यूज कर सकता हूँ लेक्चर डिलीवरी के लिए। ये सब उसको बताया। और टॉपिक 1 एडवर्टाइजमेंट था और फ्लावर्स था। तो एडवर्टाइजमेंट मैंने आपका स्पीकिंग बूस्टर बाय किया हुआ है, तो उसमें मुझे दिखा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि सर को बता दूं। एडवर्टाइजमेंट उसमें पार्ट 1 में नहीं था। हमारे स्पीकिंग बूस्टर का सर यही एक एडवांटेज है, अगर कोई स्टूडेंट बाय करेगा, आज हमने आपसे सुन लिया और डेफिनेटली आज ही हम पूरी कोशिश करेंगे इसे अपडेट कर देंगे। उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि एडवर्टाइजमेंट आप कौन सी एडवर्टाइजमेंट देखते हो नॉर्मली रूटीन में। तो मैंने बताया मैं ज्यादातर मोबाइल पे ज्यादा रहता हूँ इंक्लाइंड, और टीवी कम देखता हूँ। तो मोबाइल पे कैसे एडवर्टाइजमेंट आती है, क्या करते हो आप? बोला मोस्टली मैं टेक्नोलॉजी वाले एडवर्टाइजमेंट गैजेट्स की कुछ है तो अगर उसको देखता हूँ। तो उसने मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप बाकी एडवर्टाइजमेंट क्यों देखते हो। मैंने बताया कि वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे लिए, मैं अपना टाइम उसमें वेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ रिलेटेड ही नहीं है। और दूसरा उससे पूछा था कि आपने कोई रिसेंट एडवर्टाइजमेंट देख के कोई चीज परचेज की है। हाँ, तो मैंने बताया हाँ मैंने की है, टैबलेट खरीदा था मैंने सैमसंग का, उसका पूरा एक इवेंट देख के और उसको स्टडी करके फिर मैंने खरीदा था। फिर फ्लावर्स के बारे में पूछ लिया उसने, तो आप फ्लावर्स आपको पसंद है? मैंने बोला हाँ। तो बोला आपने कभी अपने घर में रखा है? मैंने बोला नहीं, मेरे घर में ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा घर ऐसा है जिसमें सारा मोस्टली कॉन्क्रीट पार्ट है और दूसरी ऐसी स्पेस नहीं है, क्योंकि एक गैराज है पार्किंग के लिए और कोई स्पेस नहीं है तो मैं रखना। और वैसे भी मैं हुए ट्रीज और प्लांट ऐसे उससे बहुत कनेक्टेड नहीं हूँ। दूसरा उसने पार्क के लिए पूछा था कि आपने लास्ट कब खरीदा था किसी के लिए फ्लावर। तो मैंने बता दिया रैंडम कपल ऑफ इयर्स बैक मैंने अपने कजिन के मैरिज के लिया था उसके लिए, तो रिसेप्शन के लिए। तो फिर उसने बस खत्म कर दिया पार्ट 1 और फिर क्यू कार्ड दे दिया मुझे। और मैंने क्यू कार्ड आपका पूरे सारे अपने स्पीकिंग बूस्टर के देखे तो उसमें नहीं था, तो मैंने बोला बता दो, क्योंकि क्यू कार्ड सिंपल था, इतना टफ नहीं था, क्योंकि कोई भी बता सकता है रूटीन एक्टिविटी क्या करते हो घर पे आने के बाद। एक स्टूडेंट क्या करता है, एक वर्क प्रोफेशनल वर्किंग। यस, वी एक्चुअली गॉट टू नो अबाउट दिस क्यू कार्ड। इनफैक्ट 2 नए क्यू कार्ड आए थे, एक तो जो इवेंट जहाँ पर आप अनसक्सेसफुल रहे ना,
वो तो हमने अपडेट हाँ कर हाँ दिया, और ये भी हमें पता चला था ये अपडेट करने वाला है, बस आज ये भी हाँ अपडेट यस वैसे ही यस होना यस था, और साथ में हम हाँ एडवर्टीजमेंट वाला भी कर देंगे कि एक हाँ एक्टिविटी यस जो आप यस स्कूल से या वहां से आगे करते हैं, एनीथिंग कैन बी द आंसर फॉर दिस। एंड फिर फॉलो अप क्वेश्चन। यहाँ पर आपको पूरा 1 मिनट दिया उन्होंने प्रिपेयर करने के लिए, हाँ दिया दिया दिया, और अच्छे से सुना दिया। कितना, और 1 से 2 मिनट तक कितना टाइम उन्होंने स्टॉप किया, या आप खुद नहीं, आपने बंद नहीं, कर दिया? उन्होंने स्टॉप ऑफ किया, कोर्स उन्होंने स्टॉप आप किया। उन्होंने किया होगा क्योंकि आप अच्छे स्पीकर हम्म। लग रहे हैं। एंड हम्म। फॉलोअप्स कितने रहे होंगे? फॉलो अप मेरे 4 थे, जब जितना मुझे याद है, क्योंकि आप मैं बता दूं, ट्यूसडे को ही मेरी मॉम अभी पास्ट अवे कोविड की वजह से, क्योंकि 25 डेज में इसमें भाग रहा था। फिर Oh भी my मैं God. प्रिपेयर नहीं था एग्जाम के लिए। फिर भी अब क्या करें, ट्रांसफर नहीं ले सकता था, ऑप्शन नहीं था मेरे पास ट्रांसफर का। तो मैंने दे दिया ऐसे ही विदाउट, जस्ट आपके क्यू कार्ड थोड़े देख लिए रैंडमली, और थोड़ा बहुत देख के मैं अपीयर हो गया। लेकिन कंपेयर टू मेरा एक्सपीरियंस, यानी मेरा जो प्रिपरेशन था उससे तो बहुत अच्छा गया मेरा एग्जाम। ऐसा है। हाँ, तो फॉलो अप में यही पूछा था, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और मीन्स हाँ, सोशलाइजेशन किस तरह से करते हैं लोग आजकल, उससे क्या फायदा है, और इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज के क्वेश्चन थे कि अगर मोस्टली कैसे लोग क्या प्रेफर करते हैं। मैंने बोला डिपेंड है कैसे लोग हैं, वर्किंग यंगस्टर्स होते हैं वो आउटडोर प्रेफर करते हैं गैदर होने के लिए, इंडोर्स में या हाउस वाइफ होती है ऐसा। फिर हाउस वाइफ मैंने बोला तो उसने इमीडिएटली क्रॉस क्वेश्चन किया कि हाउस वाइफ का काम ज्यादा आपको लगता है इम्पोर्टेंट है। मैंने बोला वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल को लगता है हाउस वाइफ कुछ नहीं करती, लेकिन हाउस वाइफ जो करती है वो बहुत मीन्स ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंट। अरे वाह, आप मैरिड लगते हैं। स्टैंड रहेगा वो सब मैंने उसको बताया। मैंने कहा आप मैरिड हैं? हाँ मैं मैरिड हूँ। हाँ, तभी तो ऐसे बोला होगा आपने। यही एग्जैक्टली हाँ हाँ। या वो इस इसीलिए टाइम पे उसने मुझे क्वेश्चन भी ऐसे ही आपने किए। वाकई वहां पर मैंने ये देखो, बोला कि या अभी साथ में आपके भाई बैठे हुए हैं इसलिए कह रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अलग से रूम। चलिए, LRW का बताइए, आपका राइटिंग टास्क क्या रहा? LRW लिसनिंग तो रूटीन में आपके जो वीडियोस है वैसे ही क्वेश्चन थे नॉर्मली, जो एकेडमिक जनरल में आते हैं। पहला एक इंटरव्यू का फॉर्म होता है, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कोई भी, वो एक था जिसमें अपना नाम नंबर एड्रेस होता है। फिर दूसरा पार्ट था MCQ 21 to 30 सारे MCQ थे उसमें। पहले 26 तक 2 ऑप्शन वाले थे, और बाकी के 4 थे एक ऑप्शन वाले थे। और पार्ट 2 में वो था मैप था, और मैप के बाद में एक क्वेश्चन और था जिसमें कैसा होता है कि वो कुछ बताता है, और उसमें 4 रिव्यूज होते हैं, फीडबैक कि ये गुड है, इट्स ऑफ अ गुड वैल्यू, इट्स वर्थ टू इन्वेस्ट इन दैट, ऐसा कुछ ऑप्शन थे 4। मीन्स इसके बारे में क्या क्या वो बोल रहा है उसका फीडबैक था, वो सिलेक्ट करना होता है। और 21 to 30 तो ये था, और लास्ट तो जो 1 वर्ड वाला फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, समरी कंप्लीशन, वही था। टास्क 1 टास्क 2 क्या रहा आपका? टास्क 1 लेटर लिखना था एक टीचर को, कि अब मैंने एक टीचर के पास कोर्स लिया था, और वो कोर्स के टाइम मैंने उससे एक बुक बोरो की थी। अब मैं वो बुक देना भूल गया अंटिल कंप्लीशन ऑफ कोर्स। अब मुझे उसको रिटर्न करनी है, तो बस उसको एक लेटर लिखना है, उसमें मेंशन करना है। इजी था टास्क 1, तो उसमें मेंशन करना है कि वो कब ली थी, बुक का डिस्क्रिप्शन देना है, बुक कैसे मुझे हेल्पफुल रही, और मैं आगे बताना था। वो तीसरा बुलेट पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा, बस एक सिंपल था। और तीसरा टास्क 2 था वॉलंटियरिंग वाला, वो भी आपका मैंने देखा था कि सब लोग बताते हैं कि वॉलंटियरिंग अनपेड वर्क टीनेजर्स को करना चाहिए, क्योंकि इससे टीनेजर को भी हेल्पफुल रहेगा। बहुत रूटीन में करवाते हैं टास्क, बहुत रिपीटेडली आता है। हाँ, उसमें उसको भी हेल्पफुल रहेगा और कम्युनिटी को भी हेल्पफुल रहेगा। तो आप क्या करते हो, एग्री करते हो या नहीं? तो ऑब्वियसली सभी एग्री करेंगे, और उसके ऊपर था वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन कंप्यूटर जो ले रहा है उसको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, या आप प्रैक्टिस करते हो और रूटीन में लैपटॉप या रूट्स यूज करते रहते हो, क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरा लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करना रहता है, प्रिपरेशन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टूडेंट कोई सुन रहा है तो जल्दबाजी ना करे, क्योंकि अभी डेट्स नहीं मिल रही है तो इश्यू है। तभी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो जाए। 15 दिन एक्सपीरियंस कीजिए, 2 हफ्ते अपनी टाइपिंग की स्पीड डेवलप कर लीजिए। आपको लगता है हो गई मेरे पास भी कंफर्टेबल है तो दे 2-3 लोग का कांटेक्ट हुआ था। हाँ, क्योंकि ये कंप्यूटर वाला क्या है कि जैसे उसमें क्या होता है, पहली बात तो लिसनिंग के अंदर आपको एक भी एक्स्ट्रा मिनट नहीं देता वो,
लास्ट में 2 मिनट्स देता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पार्ट 4, और इतना क्विक होना चाहिए, तो आप इमीडिएटली आंसर देते रहना चाहिए। और अगर कोई कंप्यूटर वाला सुन रहा है तो मैं उसको टेक्निक दूंगा कि जो रफ पेज देते हैं तो वो लोग पहले सारे इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, तब स्टोरी करते हैं। अब वो स्टोरी सुनने की जरूरत नहीं होती कि आप ये करना वो करना, ये पेपर दिया, वो तो सब याद ही है मुझे, और मोस्टली सबको याद रहता है कि उसमें कुछ होता नहीं है। बस मैं क्या करता हूँ, उल्टा पेज करके इमीडिएटली पेंसिल से 1 to 10 कर देता हूँ, और एबीसी 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 कर जगह पे लिख देता हूँ पेज पे, और ABCDE भी लिख देता हूँ, ऐसे 5-6 एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। फिर जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे अगर जैसे एलिमिनेशन टेक्निक आपने सिखाई, तो मैं वो क्वेश्चंस क्या करता हूँ, वो जो एबीसी है उसको क्रॉस करते जाता हूँ और आंसर निकाल देता हूँ। लेकिन जब पेपर जैसे जैसे वो कंप्लीट होता है पार्ट, तो 30 सेकंड देता है, तो 30 सेकंड के अंदर में वो जो आंसर मैंने एलिमिनेट किया वो आंसर क्लिक करके जल्दी जल्दी माउस से कंप्लीट करके आगे निकल जाता हूँ। क्योंकि कंप्यूटर बेस में क्या होता है, कल ही एक स्टूडेंट कैंडिडेट था, उसने क्वेश्चन पूछा कि 10 मिनट्स एक्स्ट्रा देते हैं, तो उसने ना बोला नहीं देते। वो तो सबको पता है कि नहीं देते। अब उसमें वो लास्ट मिनट तक वेट करेगा तो सारे आंसर जो करेक्ट किए वो भी गलत कर देगा। यही एक कंप्यूटर बेस में एक थोड़ा ब्लंडर लग जाता है लिसनिंग वालों का। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी डिफिकल्टी लेवल सब पेपर बेस्ड जैसा ही है, और कुछ नया है होता नहीं है जब उसमें। एग्जाम ही सेम है तो क्या, बट उसमें कंप्यूटर बेस में खाली स्पीड होनी चाहिए अपनी, और ये एक रफ वर्ड कैसे यूज करते हैं ये मेरा पर्सनल बनाया हुआ टेक्निक है कि अगर वो मैप भी होता है तो मैं वहां पे नहीं जाता हूँ मैप से, क्योंकि वहां पे माउस होता है और टाइपिंग कीबोर्ड होता है, तो एक हाथ से माउस पकड़ेंगे, एक हाथ से टाइप नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे भी मैं मैप का वो डैश डैश कर देता हूँ सारे क्वेश्चन, और फटाफट 11 to 15 लिख देता हूँ, और वो डैश में भी फिल करते जाता हूँ। जैसे कि अगर ए क्या है तो वो ए है, वो बी है, वो सी है, वो डी है, तो वो करता हूँ। फिर क्या होता है 30 सेकंड या 10 सेकंड में हम वो फिल कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो खाली सिलेक्ट करना होता है। वो एक ये करता हूँ, क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट मैं देखता हूँ बाजू बाजू में क्या करते हैं, वो जस्ट कंप्यूटर पे करने जाते हैं लेकिन उसमें पूरा मैचअप कर देंगे, एक आंसर उधर डाल देंगे, एक आंसर उधर डालेंगे और गलत हो जाएगा सर। और यहाँ पे वैसे ही पता है लिसनिंग में तो एक भी गलती से कुछ मिस हो गया, दिमाग आपका घूमा, सारे अगले सारे मिस हो जाएंगे सारे, फिर बाकी का रीडिंग भी खराब हो जाएगा और सब आगे चला जाएगा। पहला टेस्ट ही जब पूरा दूसरा हो मैं गया, एक सजेस्ट करूंगा कि अगर कंप्यूटर के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे जो फेस हो रहा था अभी तक, जो मैंने कल जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ, कि अगर कोई कर सकता है तो सस्ते वाला कोई भी क्या बोलते हैं स्पेक्स ले ले जो ब्लू लाइट फिल्टर करता है। क्योंकि क्या होता है नॉर्मली लिसनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रीडिंग में हमारा आईज कम्प्लीटली अंदर चला जाता है, हम उसके अंदर ही पीछे घूमते रहते हैं सर्च करने के लिए आंसर। अब रीडिंग के बाद लिसनिंग राइटिंग होता है। अब राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आइडियाज अच्छे से आने चाहिए और बहुत फ्रेश माइंड होना चाहिए, लेकिन वो पूरा एग्जॉस्टेड हो जाता है ये दोनों चीज कंप्लीट करने के बाद, रीडिंग के बाद। और रीडिंग के बाद वो गैप भी नहीं देता, इमीडिएटली वो शीट बदलेगा, आईडी पासवर्ड देगा और बोले फिलिंग करो और स्टार्ट कर देगा। और अगर आप वॉशरूम भी जाना चाहते हो तो वही टाइमिंग के अंदर वॉशरूम जाओ, वो टाइम नहीं देगा एक्स्ट्रा, वहाँ पे हाइड कर दो और जाओ। क्योंकि पेपर बेस्ड में भी तो जैसे ही आप एक बार एग्जामिनेशन हॉल में आ गए तो लिसनिंग से लेके राइटिंग तक आपको बैठना पड़ेगा। वॉशरूम जाना है तो आप अपना टाइम कंज्यूम करेंगे, अलग से टाइम नहीं मिलेगा। आप एक पेपर को कंप्लीटली कंटिन्यूअसली स्टेयर करोगे ना पेपर को, तो पेपर में ऐसा नहीं होता कि आपकी आंख पे स्ट्रेन आएगा, लेकिन कंप्यूटर में आएगा, वो नेचुरल वे ऑफ रीडिंग हो गया। तो नॉर्मली मुझे क्या होता था कि वो स्ट्रेन आता था तो मेरा माइंड पूरा बर्न आउट हो जाता था, जिसकी वजह से मैं आइडियाज नहीं आते थे, पिछले एग्जाम में प्रॉब्लम होता था, कंफर्टेबली लिख नहीं पाता था, कभी कभी ओवर शूट कर जाता था वर्ड लिमिट को, ये सब प्रॉब्लम होते थे। लेकिन फिर मैंने एक फ्रेंड को पूछा तो उसने बोला कि ये एक बार ट्राई करके देख, तो फिर मैंने लिया और उससे ही मैं नॉर्मली कंप्यूटर पे भी रेगुलर काम करता हूँ, तो फर्क पड़ता है, इतना मैंने देखा थोड़ा फर्क पड़ता है। और नॉर्मली चीप बाजार में मिल जाते हैं। अगर कोई पूरा अपना 14,000 नहीं बिगाड़ना चाहता है तो ये, क्योंकि क्या होता है कि बंदा अच्छे से प्रिपेयर करके गया, अच्छा इंग्लिश भी है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम वो सारा मैसअप करके आ जाता है राइटिंग के सेक्शन में। अब मुझे यही सोचना है कि आईडीपी ऑस्ट्रेलिया का मैंने कंसिडर कर लें स्टूडेंट, मैं तो टिप्स भी बोलूंगा और इनको ट्रिक्स भी बोलूंगा, ये दोनों बहुत इफेक्टिव रहेंगे उनके लिए। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि आईडीपी ऑस्ट्रेलिया में पहले राइटिंग होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और बाकी सारे और भी ये लोग बाकी के वर्ल्ड में क्यों ये इम्प्लीमेंट नहीं करते वो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मैंने वो सेमिनार देखा था आईडीपी का, तो वहाँ पे एग्जामिनर बताया था कि यहाँ पे राइटिंग पहले होता है फिर एलआर होता है, लेकिन ये हमारे यहाँ उल्टा है, सबसे लास्ट में राइटिंग होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा माइंड पेपर बेस्ड एग्जाम हो रहा होता है। हाँ, और ये बात पक्की है सर, जितने भी ये जो वेबिनार लगाते हैं ना, जो सेमिनार्स लगाते हैं ना, खुद ने कभी एग्जाम दिया नहीं होता। मैंने भी कम से कम 8-10 सेमिनार लगाए हैं ऐसे,
हमारे ट्रेनर्स थे, कुछ ऐसी निकलती रहती हैं इनकी ऑप्शंस। और जब हम अटेंड करने के बाद, मेरा थोड़ा वैसे ही फ्रेंडली नेचर है, मैं एग्जामिनर से मिल लेता हूँ, फॉरेनर से बात कर लेता हूँ, और उस टाइम वो मुझे बताते हैं कि नहीं, हमने कभी खुद आईएलटीएस का एग्जाम नहीं दिया, बट वी आर हियर जस्ट टू गाइड यू। और खुद राइटिंग के तबला लिए मैं बजाया नहीं है, स्टूडेंट को यही लेकिन सबको सजेस्ट सिखा करूंगा। रहे हैं, तो उनको शायद खुद को एक्चुअली पता भी नहीं होता कई चीजों का। और राइटिंग के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लिखते रहो, बस यही एक ऑप्शन है हमारे पास। जितना हम क्रिकेट में जितना बैट बॉल टच करते रहते हैं, उतना प्रैक्टिस होता रहता है, एक दिन खेलने से कुछ नहीं होता। तो यही राइटिंग क्या है कि कैसा कचरा लिखो, कुछ भी लिखो, लिखते रहो बस, कंटिन्यूस एक रूटीन बना लो, और दिन में एक टाइम में जैसा भी देख के लिखो, गूगल सर्च करके लिखो, कुछ भी, लेकिन वो एक आदत पड़ जाती है, और वो फ्रेजेस माइंड में फिक्स होती जाती है अपनी खुद की, तो वो इजी रहता है। लेकिन राइटिंग में स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास 1 पे रीडिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और फिर डायरेक्ट एग्जाम में चले जाते हैं। यही एक इशू हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बैंड स्टूडेंट को नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है डियर, स्कोर ना आने का। स्पीकिंग जो है वो बुक पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग बूस्टर बाय की सारे क्यू कार्ड याद कर लिए, और उनको लगेगा कि वहां पे स्पीकिंग हो जाएगी, बोलकर नहीं देखते। वो मैंने देखा ना, वो राइटिंग में भी यही हाल है। राइटिंग में सर जाता है। बढ़िया सी राइटिंग की बुक बता दो, वहां से ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे, पढ़ के देख लेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। अरे याद करने से, पढ़ने से थोड़ा ना वहाँ पे पेन चल जाएगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मैं अगर आप फॉरेन कंट्री के लिए जा रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, तो आप खाली एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो इंग्लिश को, ट्राई टू जस्ट मेक इट योर ओन लैंग्वेज, बिकॉज आज नहीं तो कल आप जॉब करोगे वहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल बनोगे। करना है, किसी ने क्यू कार्ड थोड़ा ना सुनना है तो आपसे। फिर बिल्ड अ लव फॉर दैट लैंग्वेज, वो बस एक ट्राई करो अपने माइंड में, और बस कि आप लाइफ टाइम मुझे इसके साथ चिपका रहना है, तो वैसे करके पढ़ो। और बहुत सारे सोर्सेज से आप भी बताते हो, लेकिन अब क्या है, क्योंकि एग्जैक्टली आप रीडिंग थोड़ा बहुत करोगे, नए नए वर्ड्स कैच करोगे, उसके मीनिंग्स देखोगे, उसकी डायरी बनाओगे, तो बहुत काम लगता है। लेकिन मैं भी आप बताया कि स्टूडेंट का शॉर्टकट मेथड होता है, उस बंदे के आ गए, मेरे क्यों नहीं आ रहे, मेरे 6.5 आ जाना चाहिए, इतना इनफ है एडमिशन के लिए। ये एक प्रॉब्लम है। चलो, थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड सर्टेनली बिलीव ये रिकॉर्डिंग जब बच्चे सुनेंगे तो उनको भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता लगेगी जो ध्यान में रखनी चाहिए। एंड आई रियली अप्रिशिएट लाइक दिस। अगर और भी कोई भी एग्जाम दे रहा है और कहीं पर भी दे रहा है, अपना एग्जाम एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नो प्रॉब्लम।